अंग्रेजी के ठसक से बचो। न्यायालय भारत की जनता के लिए, न कि अंग्रेजों के लिए। इसलिए न्यायालय में भारत की ही भाषा होनी चाहिए। भारत के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मातृभाषा की सुरक्षा हो। बहुत अच्छी बात है। मातृभाषा के प्रति हर व्यक्ति को प्रेम होना चाहिए। हमें भी प्रेम है, आपको भी प्रेम है, और उम्मीद है कि आप इस मातृभाषा के विषय में जो सोचते हैं उसमें आप आगे और सफल होंगे। धन्यवाद। न्यायालय में भारत की ही भाषा होनी चाहिए। भारत की ही भाषा होनी चाहिए। HBHW न्यूज भारत परिवार भारत तथा विश्व के उन सभी न्यायाधीशों को सादर और सहृदय नमन करता है जिनके अंदर परमात्मा के न्याय की विधा सतत प्रकाशमान होकर न्याय का प्रकाश फैला रही है। HBHW न्यूज भारत डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल। हमारा प्रयास कि हर भारतवासी के दिल में भारत भावना की सकारात्मक ऊर्जा का हो निवास। हम समझते हैं आपके दिल के हर जज्बात को, हर दर्द को, स्वयं और अपने परिवार को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। भारत के हे न्यायाधीशों, आप सभी पीड़ित आम जनमानस के लिए पूजनीय और वंदनीय हैं, क्योंकि आप न्याय मंदिर के न्यायाधीश हैं। क्योंकि मृतप्राय और पीड़ित लोगों के लिए अमृत रूपी न्याय कलश आपके ही कर कमलों से होकर गुजरता है। अंग्रेजी के ठसक से बचो। हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने 1882 में ही हिंदी भाषा को न्यायालय की भाषा बनाने का समर्थन किया था। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के विकट नहीं। कुशल विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार। सब देशन से लेकर हो भाषा माहे प्रचार। प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करिय। राजकाज दरबार में फैलाओ यह रत्न अंग्रेजी पढ़ी के। जब भी सब गुण हो प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत ही के हीन। न्याय की ईश्वरीय विधा है और न्याय करने के लिए परम आवश्यक है कि न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति अपनी चेतना को न्याय की उस परम चेतना अथवा स्रोत के साथ मिलाकर रखे। क्योंकि एक पीड़ित अथवा पीड़िता हर ओर से पीड़ित एवं प्रताड़ित होकर, थककर और निराश होकर न्यायालय की शरण में आता है। वह अपने समक्ष उपस्थित उस न्यायाधीश में ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर अपने लिए तत्काल ही न्याय की उम्मीद करता है। उस निर्बल को सहारा और न्याय देना न्याय और न्याय मंदिर की यही चाहना है। जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति के लिए परमात्मा ने चिकित्सकों की व्यवस्था की है, वैसे ही अन्याय के शिकार और अधिकारों से वंचित पीड़ित व्यक्तियों के लिए परमात्मा ने न्यायालय में न्यायाधीशों को अपनी न्याय की विधा से शक्तिपात किया है। भारत के संदर्भ में न्याय के रास्ते में अनेक बाधाएं हैं, जिसके कारण जिन आम व्यक्तियों के लिए न्याय की पूरी व्यवस्था बनाई जाती है ताकि न्याय उन्हें जल्द और सरलता पूर्वक प्राप्त हो, वह अति दुर्लभ ही हो चला है। स्वयं की एक स्वतंत्र जांच एजेंसी, पर्याप्त सहयोगी, प्रयुक्त भाषा एवं भाषा शैली, पहनावा एवं परिधानों का रंग तथा कार्यशैली का अपना एक गंभीर मनोविज्ञान होता है, जिससे न्याय और उसकी प्रक्रिया सीधे सीधे प्रभावित होती है। भारत के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन पर गंभीरता के साथ विचार किया जाए और इसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का शीघ्रतापूर्वक निवारण किया जाए। भारतीय भाषा अभियान बिहार प्रदेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर दिनांक 21 फरवरी दिन मंगलवार को बिहार बार काउंसिल भवन के ब्रजकिशोर स्मृति सभागार पटना उच्च न्यायालय में जनता को न्याय जनता की भाषा हिंदी में विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि जनता को न्याय जनता की भाषा में ही मिलना चाहिए।
इस संबंध में उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के एक पूर्ण पीठ के द्वारा दिए गए फैसले को विस्तृत रूप से उद्धृत करते हुए कहा कि ये फैसला हिंदी को न्यायपालिका की भाषा बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें आर्टिकल 348 का क्लॉज 2, तो उसके अंदर ऐसा प्रोविजन किया गया है कि राज्य सरकारें जो है, जो स्टेट है, उसको ये पावर दिया गया है कि वो चाहे तो इस विषय में कानून के द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकते हैं जहां की हिंदी भाषा मतलब अपनी मातृभाषा जो है उसमें भी पिटिशंस फाइल हो सकते हैं, बहस हो सकता है। मुख्य वक्ता के रूप में पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान ने कहा कि जनता को न्याय जनता की मातृभाषा हिंदी में मिले, इस बात का उन्होंने पुरजोर समर्थन किया और साथ में उन्होंने हिंदी भाषा के सरलीकरण पर विशेष जोर दिया। शुरुआत में समस्याएं हो सकती हैं। शुरुआत में हो सकता है कि हमें द्विभाषीय आवेदन दाखिल करना पड़े, एक पन्ने पर इंग्लिश, एक पन्ने पर हिंदी। लेकिन यह समस्या कुछ महीनों के बाद खत्म हो जाएगी जब न्यायालय और कार्य करने वाले सभी लोग इस बात को समझेंगे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसके लिए यह आवश्यक है कि हम ये सभी अधिवक्ता की जो टीम है, ये टीम छोटे छोटे ग्रुप में अधिवक्ताओं के चैम्बर में जाके सहयोग करे कि भाई आपका इंग्लिश रूपांतरण देखिए मैं हिंदी में कर देता हूं, आप इसे भी प्रिंट कराइए। यह बड़ा आवश्यक है। इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, बिकॉज सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट्स आ रहे हैं वो 4 भाषा या कई भाषाओं में आ रहे हैं और मेरे ऊपर यह जिम्मेवारी थी कि आप कानूनी भाषा के शब्दों का रूपांतरण चेक करें कि गूगल या उनके अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो उसका रूपांतरण सही कर रहे हैं कि नहीं। तो मैंने ये पाया कि रूपांतरण तो है, लेकिन उस रूपांतरण में हिंदी के भाव नहीं और बिना भाव के उस भाषा का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हम लोगों के लिए वो रूपांतरण, बिकॉज हम हिंदी को जब लाना चाहते हैं और इंग्लिश से जब हम हिंदी पर स्विच ओवर करना चाहते हैं, तो यह बड़ा आवश्यक है कि स्विच ओवर करते समय ऐसा न हो जाए कि हमारे हिंदी के भाव बाहर निकल जाए। और हिंदी के भाव को एकत्रित करने के लिए आवश्यक है कि हम सब लोग मिलकर यह कार्य करें। माननीय न्यायाधीश एवं उपस्थित गणमान्य सदस्यों के द्वारा भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित करके किया गया और भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस आयोजन का प्रयोजन के ऊपर अपने विचारों को रखते हुए शिखा सिंह परमार ने कहा कि आजादी के अमृत काल में हम लोग संकल्प लें और शताब्दी वर्ष आने से बहुत पहले अर्थात 1 दशक पूर्व ही सभी भारतवासी अपनी अपनी मातृभाषा को पूरी तरह से आत्मसात कर लें। इसके पश्चात विषय प्रवेश भारतीय भाषा अभियान के प्रदेश संयोजक परमानंद प्रसाद अधिवक्ता द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 343 में ये प्रावधान किया था कि संविधान लागू होने के बाद आगे 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होती रहेगी। 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी की जगह हिंदी को स्थापित करना था, लेकिन आज 75 वर्षों के बाद भी हमारे देश के नेताओं की लापरवाही के कारण ऐसा हो न सका। उन्होंने कहा कि भारत का न्यायालय भारतीयों के लिए है, इसलिए न्याय एवं न्यायालय की कामकाज की भाषा भारत की भाषा होनी चाहिए। न्यायालय भारत की जनता के लिए, न कि अंग्रेजों के लिए, इसलिए न्यायालय में भारत की ही भाषा होनी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार बार काउंसिल के अध्यक्ष एवं वरीय अधिवक्ता श्री रमाकांत शर्मा ने की। अपने मुल्क की आजादी के 3 मूल स्तंभ थे, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज। पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री योगेश चंद्र वर्मा विषय की महत्ता पर प्रकाश डाला। जनता को न्याय जनता की भाषा हिंदी में, यह एक अत्यंत ही उपयुक्त एक विषय है और हम समझते हैं कि केवल मीटिंग से काम नहीं चलेगा,
इसको एक अभियान कीजिए, बड़े पैमाने पर हर जगह ले जाइए, और इसके लिए जरूरी है। अभियान के संरक्षक डॉक्टर अजीत कुमार पाठक ने मातृभाषा के महत्व को बताते हुए कहा कि मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। हिंदी को लाया जाए। वैसे हम इससे पहले वाली एक मीटिंग जो थी हमारे उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि आप लोग हिंदी में काम कीजिए, कोई रुकावट नहीं दी जाएगी आपको। तो हमारा ये हमारे जो अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, सारे लोगों से मैं उस समस्या पर बात करना चाहता हूं कि आखिर इस उच्च न्यायालय में हिंदी में जनता को न्याय जनता की भाषा में कैसे मिले। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस विषय पर हमारी जो विचार गोष्ठी है उस पर कुछ नए तथ्य आएंगे, उस तथ्य से हम लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इस अवसर पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने भी विषय के समर्थन में अपनी बात संक्षेप में रखा। हमको शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की जानकारी देना हम पुनीत कर्तव्य समझे, और माँ मातृभूमि एवं मातृभाषा के अलावा हमारा एक और ध्येय वाक्य है, समस्या नहीं समाधान की हम बात करें। और आप हाईकोर्ट के जो अधिवक्तागण हैं और शिक्षकगण, अगर ये दोनों देश को बदल सकते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। इतिहास गवाह है कि आजादी में आपकी और शिक्षक की भूमिका क्या रही है। मंच का संचालन इंद्रदेव प्रसाद अधिवक्ता किया गया और धन्यवाद ज्ञापन राजेश कुमार अधिवक्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अभियान के व्यवस्था प्रमुख श्री लक्ष्मीकांत पांडे समेत कई गणमान्य लोग एवं लगभग 150 की संख्या में अधिवक्ता लोग शामिल हुए। प्रयोजन से मतलब है कि यदि हम इसको समझें तो अमृत वर्ष में ये संकल्प लें कि अपने शताब्दी वर्ष के बहुत पहले, यानी 1 दशक पहले, हम इसको इस तरह से स्वाभाविक रूप से अपने लिए सामान्य कर लें अपनी मातृभाषा। तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे (1947) से भारत की आबादी जिस अनुपात में बढ़ी है, प्रदेश और देश की सरकारों द्वारा न्यायालयों की क्षमता नहीं बढ़ाई गई। इस प्रकार असीमित शक्तियों के रहते हुए विधायिका के द्वारा न्यायपालिका को नियंत्रित और सीमित करके रखा गया है। यहाँ तक कि निर्धारित सीटें भी बड़ी संख्या में रिक्त रह जाती हैं। जटिल न्यायिक व्यवस्था और न्यायाधीशों की घोर कमी से न्यायालयों में पेंडिंग केसों का अंबार लगा है। फलस्वरूप न्यायाधीश महोदय के ऊपर अत्यधिक दबाव रहता है। न्यायालयों के पास अपनी स्वतंत्र जांच एजेंसी, स्वतंत्र अर्थात स्वतंत्र पुलिस तंत्र एवं विशेषज्ञ नहीं होने के कारण न्याय की गति अति दयनीय और दूज का चांद के दौर से गुजर रही है। इसका एक मार्मिक और जिंदा उदाहरण निर्भया दुर्व्यवहार एवं नृशंस हत्याकांड है, जिसमें पूरा देश, पूरे मीडिया, पूरा बुद्धिजीवी वर्ग, पूरा युवक एवं युवतियां पीड़ित पक्ष के साथ थे। इस स्थिति में भी पीड़ित पक्ष को न्याय के लिए 7 वर्ष 3 महीने 4 दिन का अनिश्चितताओं के बीच दर्द और तनाव भरा इंतजार सहना पड़ा। न्याय का वर्तमान स्वरूप लोगों को ठीक उसी प्रकार से तनाव ग्रसित करता है जिस प्रकार से लोग थाना और पुलिस वालों के सामने जाने से घबराते हैं। न्यायालयों में न्याय की सार्थकता तभी है जब वर्षों का न्याय महीनों में और महीनों का न्याय दिनों में मिलने की सकारात्मक शुरुआत हो जाए। ऐसे ही न्यायिक व्यवस्था शहीदों का सपना था और वही सपना आज भारत के हर आम नागरिक का भी है। शहीदों ने आंखों में सपना सजाए, फांसी के फंदों को गले से लगाया, मगर क्या अब आजाद भारत में वह सपना पूरा हो पाएगा?
ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे, सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है, जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम, क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न